द स्कल आइलैंड। ये कहानी है 1994 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसी वक्त एक अमेरिकन पायलट हंक का प्लेन क्रैश हो जाता है, दक्षिण प्रशांत के एक द्वीप पर गिरता है और तभी उसे पता चलता है कि वही एक प्लेन क्रैश हो रहा है जिसमें एक जापानीज पायलट है। जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते। तभी पहाड़ी के ऊपर से दो बड़े हाथ निकलते हैं जो एक विशाल बंदर के हैं। फिर से कहानी शुरू होती है 1973 में, जहां एक आदमी बिना नाम का दिखाया गया जो अमेरिका से है और एक सरकारी संगठन मोनार्क का प्रमुख है। वह एक सेनेटर के पास जाता है और उसे द्वीप का नक्शा दिखाता है। बिल कहता है कि दुनिया का कोई भी देश इस द्वीप के बारे में नहीं जानता, यह सिर्फ पुराणों में ही बताया गया है। इस द्वीप का नाम स्कल आइलैंड है। कहा जाता है कि भगवान ने इसे अधूरा ही छोड़ दिया था। यहाँ से जाने वाला जहाज और हवाई जहाज कभी वापस नहीं आता। यह जहाज बर्मुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। 1944 में जब इस जगह पर परमाणु परीक्षण किया गया था तो वो असल में परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम इस जगह की खोज करें तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सेनेटर उन्हें अनुमति नहीं देता। उन्हें आइलैंड पर जाने के लिए फंड की जरूरत। लेकिन जब सेनेटर को बताया जाता है कि 3 दिन बाद रूस का एक सैटेलाइट उस द्वीप के ऊपर से गुजरेगा और उसके बाद जो तस्वीरें हमारे पास होगी वह रूस के पास भी होगी, यह सुनकर सेनेटर उसे मंजूरी दे देता है और इसके बाद पूरी टीम उस द्वीप के लिए रवाना हो जाती है। उनके साथ जेम्स भी है जिसने वियतनाम युद्ध लड़ा है और जेम्स इस पूरे सफर में उनकी मदद करेगा। यह सब बहुत बड़े नाव से उस द्वीप के करीब पहुंचते हैं। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना है, लेकिन आगे एक बड़ा तूफान है, इसलिए कोई आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल कहता है हमें ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, हमें सबको आगे बढ़ाना ही होगा। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और तूफान के बीच हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। वहाँ बहुत तेज बिजली चमक रही थी और जब वे उस तूफान को पार करते हैं तो वो स्कल आइलैंड पर पहुंचते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। वहां पहुंचते ही इस आइलैंड पर सिम्जिक बम गिराए जाते हैं। सिम्जिक बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह धरती के कंपन पैदा करते। इससे उन्हें पता चलता है कि धरती के नीचे क्या है। वे अपने मॉनिटर में देखते ही कि जमीन नीचे से खोखली है, मतलब नीचे बहुत सारी खनिज सामग्री है। पूरे आइलैंड में ऐसे बम गिरा रहे होते हैं, तभी एक बड़ा पेड़ आकर हेलीकॉप्टर से टकराता है, इससे वो क्रैश हो जाता है और वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके सामने एक बड़ा सा दानव जैसा बंदर खड़ा दिखाई देता है, इतना बड़ा कि उनके हेलीकॉप्टर उसके सामने खिलौने लग रहे थे। वे सब उस पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बंदर गुस्से से भर जाता है और एक एक करके उनके लगभग सारे हेलीकॉप्टर नष्ट कर देता है। जो लोग क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बच जाते हैं वे दोनों टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम जेम्स करता है और दूसरी बिल करता है, जो यहाँ आने की योजना बना चुका था। उनके साथ कर्नल भी है, जो अपने सैनिकों को खोकर दुखी है और वो बंदूक के नोक पर बिल को लेता है और कहता है मुझे इस जगह के बारे में सब सच सच बताओ। बिल में लिखा है कि ठीक 30 साल पहले एक जहाज पर था जिसका नाम लियोटन था, जो हमेशा के लिए गायब हो गया। उस जहाज पर हजारों लोग थे, लेकिन पूरी जहाज में सिर्फ एक ही बचा था। सबको बताया गया कि वो जहाज डूब गया, लेकिन सच ये है कि हमारा जहाज डूबा नहीं था, बल्कि उसे एक दैत्य ने डुबाया था। मैं ये बात 30 साल से लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। इस दुनिया में दैत्य होते हैं, वो वही था जिसने हमसे पहले इस धरती पर राज किया था, और अगर आज नहीं तो कल वो हम तक पहुंच ही जाएंगे और हम सबको जमीन के नीचे दबाकर फिर से पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हमें यहाँ से पूरे सबूत के साथ सुरक्षित वापस ले जाओ, ताकि हम वो सबूत मिलिट्री को दिखा सकें। फिर वापस आओ और इन सारे राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। दूसरी तरफ जेम्स और उनके साथी दिखाए जाते हैं। जेम्स सबको बताता है कि हम नदी की मदद से समुद्र तक पहुंचना है। हमारा जहाज वहाँ 3 दिन तक रुकेगा। हम किसी भी तरह से सिग्नल भेजेंगे ताकि वो हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सकें। जब वे नदी के पास पहुंचते हैं तो अचानक पानी में से एक जंगली भैंसा निकलता है। सब हैरान हो जाते हैं। जेम्स कहता है कोई गोली मत चलाओ, और जब कोई गोली नहीं चलाता तो वो जंगली भैंसा बिना कुछ कहे वापस घूम जाता है। अब वे कुछ खंडरों तक पहुंचते हैं और अगले ही पल कई आदिवासी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। वे उन पर बंदूक तान देते हैं और समझ भी नहीं पाते कि क्या करना है। तभी हैंक आता है। यह वही है जिसका मूवी की शुरुआत में प्लेन क्रैश हुआ था जब दूसरा युद्ध चल रहा था। वो उन्हें समझाता है कि ये कबीले वाले उन्हें कोई
नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हैंक उन्हें कबीले के गांव ले जाता है जहां एक बहुत पुराना जहाज है। हैंक कहता है कि जहाज मेरे आने से 10 साल पहले से यहाँ था। जब वे जहाज के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ विशाल बंदर की कई तस्वीरें हैं जिसने उन पर हमला किया था और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस द्वीप के सारे लोग पूरी तरह से चुप्पी साधे रहते हैं। सभी ने हमेशा के लिए मौन व्रत रखा हुआ होता है। यहाँ हैंक सबको उस बंदर के बारे में बताता है जिसने उन पर हमला किया होता है। उसका नाम कॉन्ग है और वह यहाँ का राजा है। यहाँ हर किसी की सुरक्षा वही करता है। जब मेरी विमान यहाँ क्रैश हुई थी, पानी विमान भी क्रैश हुआ था। उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन जमीन के नीचे कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो छिपकलियों जैसे दिखते हैं। मैं उन्हें जंगली छिपकली कहता हूँ। उन्होंने मेरे जापानी दोस्त को खा लिया। सभी छिपकलियों में से एक इतनी बड़ी छिपकली है कि जिसने कॉन्ग के पूरे प्रजाति को खा लिया और फिर कॉन्ग अपने प्रजाति का आखिरी बचा हुआ है जो अभी भी बड़ा हो रहा है। कहा जाता है कि अगर कॉन्ग खत्म हो जाएगा तो सबसे बड़ी जंगली छिपकली इस पूरे द्वीप को तबाह कर देगी। टीम मेंबर हैंक से पूछती है कि कॉन्ग ने हम पे हमला क्यों किया। हैंक उन्हें बताता है कि यह द्वीप कॉन्ग का घर है। तुम किसी के घर पर बम गिराओगे तो वह तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। जब तुमने बम गिराया था तब नीचे से जंगली छिपकलियां ऊपर आ गई थी। कॉन्ग ने वही सबको खत्म कर दिया वरना तुम यहाँ तक नहीं पहुँचते। उन्हें बताता है कि हमें किसी भी तरह द्वीप के दूसरी तरफ पहुँचना होगा जहाँ समुद्र में हमारा इंतजार कर रहा है। हैंक कहता है कि तुम 30 दिन में भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन मेरे पास एक नाव है जिससे हम 3 दिन में वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन पहले हमें उसे ठीक करना होगा। दूसरी तरफ भी यह दिखाया गया है कि जहाँ बिल और उनके लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तभी एक बड़ा मकड़ा उन पर हमला कर देता है। वो मकड़े को मार देते हैं। उनका एक साथी है जो दोनों टीमों से अलग हो गया है। उसका नाम है चैंपमैन। जब वो नदी में पानी पीने जाता है तो सामने कॉन्ग आता है। कॉन्ग उसे नहीं देखता और जब कॉन्ग पानी पीता है एक बड़ा ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मार देता है और खा लेता है और उस जगह से चला जाता है। फिर चैंपमैन एक पेड़ पर बैठता है, लेकिन वो पेड़ नहीं बल्कि एक जीव है जो वहां से भाग जाता है। अचानक से एक छिपकली चैंपमैन के सामने आ जाती है और उसे मार देती है। जहां सब लोग नाव ठीक कर रहे होते हैं वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम मेसन है और वो फोटोग्राफर है। वो कबीले की सीमा पर एक खतरनाक लकड़ी की दीवार के दूसरी तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसका हेलीकॉप्टर एक बड़े जंगली भैंसे के ऊपर उतरा हुआ है। वो लड़की जंगली भैंसे की मदद करना चाहती है, हेलीकॉप्टर को उठाना चाहती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी है। तभी कॉन्ग आता है और अपने 2 उंगलियों से हेलीकॉप्टर को उठा लेता है। मेसन कॉन्ग को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन कॉन्ग उस पर हमला नहीं करता, बस नफरत भरी नजरों से उसे देखता है और उस जगह छोड़कर चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सारी नावें द्वीप के दूसरे छोर तरफ चल पड़ती हैं। रास्ते में उनका रेडियो काम करने लगता है। वो दूसरी टीम जो अब कर्नल की बन चुकी है क्योंकि बिल मर चुका है, वो टीम उन्हें बताती है कि हम बहुत जल्दी तुम तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर खतरनाक पक्षी उनके ऊपर उड़ते हुए हमला कर देता है जो उनके एक साथी को पकड़कर मार देता है। कुछ समय बाद वे दूसरी टीम से मिलते हैं जहां से अब उन्हें उस तरफ जाना है जहां उनका जहाज है। लेकिन कर्नल कहता है कि मुझे पश्चिम की तरफ जाना है क्योंकि वहां मेरा एक सैनिक है, इसका नाम चैंपमैन है। उसकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई है। असल में कर्नल को पता नहीं है कि चैंपमैन अब मर चुका है। हैंक यहाँ सबको चेतावनी देता है कि हमें पश्चिम नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ छिपकलियां हैं। लेकिन कर्नल जेम्स से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है और खोए हुए लोगों को ढूंढना है। इसलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और अब सब लोग पश्चिम की तरफ चलते हैं जहाँ वो एक कंकालों की घाट तक पहुँचते हैं। यह और कुछ नहीं बस कॉन्ग के फैमिली का कंकाल होता है। हैंक सबको बताता है कि कंकाल डायनासोर और कॉन्ग के परिवार का है और जब वे इस घाटी से गुजर रहे होते हैं तभी वह छिपकली जिसने चैंपमैन को मारा था उन पर हमला कर देती है। इसके साथ ही यहाँ उड़ रहे पक्षी जिन्होंने नाव से अपने एक साथी को ले लिया था वे भी उन पर हमला कर देते हैं। वे सारे पक्षियों के साथ भी छिपकलियों को भी मार देते हैं। कर्नल पेकार्ड से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस इलाके से बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि ये छिपकली की जगह है। लेकिन कर्नल अपने साथी चैंपमैन को बिना छोड़े जाना नहीं चाहता। जेम्स उन्हें चैंपमैन की लॉकेट दिखाता है और कहता है कि छिपकली के अंदर से निकली है, इसका मतलब यह है कि वह मर चुका है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन कर्नल कहता है कि हमें उस हेलीकॉप्टर पर जाना होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं।
हैंक ये सुनकर हैरान हो जाता है और ये कहता है कि तुम राजा को नहीं मार सकते। यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं, वो इस द्वीप का रक्षक है। जेम्स कहता है कि चैंपमैन को वैसे भी कॉन्ग ने नहीं मारा था, उसे छिपकली ने मारा है। हमें छिपकली से खतरा है। कर्नल कहता है कि मैं छिपकली के साथ साथ कॉन्ग को भी मार डालूंगा क्योंकि उसने मेरे इतने सारे सैनिक मार दिए हैं। जेम्स कहता है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ नाव से जहाज तक जाऊंगा ताकि हम उसे रोक सकें। और इसके बाद कर्नल अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वे सारे गोला बारूद हेलीकॉप्टर में लाद देते हैं। दूसरी तरफ जेम्स, मेसन और बाकी नागरिक सभी नाव की तरफ जा रहे हैं। जेम्स और मेसन बीच रास्ते में सबको छोड़ देते हैं और पहाड़ी की चोटी की तरफ चलने लगते हैं ताकि वो देख सके कि उनका जहाज कहाँ है। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं तब रात हो चुकी होती है और अगले ही पल कॉन्ग उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वे डर जाते हैं लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि कॉन्ग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जो लड़की पहले ही कॉन्ग से मिल चुकी है उसे कॉन्ग पसंद करता है। इससे दोनों को पता चलता है कि कॉन्ग एक शांति प्रिय बंदा है। फिर जंगल में एक धमाका होता है जो कर्नल और उसके साथी करते हैं। असल में उन्होंने कॉन्ग के लिए जाल बिछाया था। जब कॉन्ग उस जगह पहुंचता है तो वह उन्हें जाल में फंस जाता है। वह बुरी तरह से जल जाता है जिससे कॉन्ग बेहोश हो जाता है। अब वो कॉन्ग को बम से उड़ाना चाहता है लेकिन उससे पहले जेम्स, मेसन और हैंक आ जाते हैं जो कर्नल को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और उसे बम फोड़ने से मना करते हैं। कर्नल अपने सैनिकों से उन्हें मारने का आदेश देता है लेकिन अब वो खुद के सैनिक भी उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कॉन्ग उनका दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन तो वह बड़ी छिपकलियां हैं। तभी एक सबसे बड़ी छिपकली पानी से बाहर निकल आती है और इससे पहले कि कर्नल सब कुछ खत्म कर पाते कॉन्ग होश में आ जाता है। और जब कर्नल बम फोड़ने वाला होता है तभी कॉन्ग ने उसे अपने हाथ से पकड़कर गिरा दिया। अब यहीं पर कॉन्ग और छिपकली के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी सब लोग अपने नाव की तरफ भागने लगते हैं और जब सब नाव की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी छिपकली उन पर हमला कर देती है लेकिन मारने से पहले कॉन्ग छिपकली पर एक जबरदस्त वार करता है और फिर छिपकली और कॉन्ग के बीच भीषण जंग शुरू हो जाती है। वही मेसन पहाड़ी की चोटी पर जाता है जहां से वो फ्लेयर गन से सिग्नल फायर करती है ताकि जहाज पर बैठे सारे लोग उसे देख सकें। उसी बीच कॉन्ग और छिपकली की लड़ाई में कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है और जैसे ही छिपकली उसे मारने वाली थी इंसानों ने उसे गोलियां मार दी जिससे छिपकली का ध्यान उनकी तरफ गया और वह उनके नाव को कुचलने के लिए बढ़ने लगा। कॉन्ग ने अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लिया। दरअसल जंजीर एक पुराने बड़े जहाज की थी जिस पर एक ब्लेड भी लगी हुई थी। कॉन्ग ने उस ब्लेड से छिपकली को बुरी तरह घायल कर दिया। इसी बीच पहाड़ी के जो ऊपर मेसन थी वह भी गिर जाती है लेकिन अपनी जान बचाने से पहले कॉन्ग ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। छिपकली अभी भी जिंदा है। वह अपना वही हाथ अपने मुंह में डालता है जिससे मेसन फंसी हुई है लेकिन कॉन्ग छिपकली की जीभ बाहर निकाल लेता है ताकि उसे मार दिया जाए। इसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे छोड़ देता है जहां जेम्स उससे मिलता है। मेसन अभी भी जिंदा है और दोनों देखते हैं कि कॉन्ग चला जाता है। इसके बाद सभी लोग अपने घर लौटते हैं। वहाँ हैंक दिखाया जाता है जो 1944 में युद्ध में गया था और आज 30 साल बाद वह अपने घर वापस आया है। वह अपने बेटे से मिलने पर बहुत खुश होता है जो अब 30 साल का है और उसकी पत्नी से भी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है। जेम्स और मेसन को उसके गुप्त ऑफिस में रखा गया है। फिर ब्रुक्स और सान लीन आते हैं जो इन दोनों के साथ उस द्वीप पर थे और वो उन्हें बताता है कि कॉन्ग ही एकमात्र राजा नहीं है, यहाँ कुछ और भी हैं। वो उन्हें गॉडजिला और हिडोरा की लड़ाई की एक पेंटिंग दिखाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये मोनार्क संगठन का काम है ऐसी प्रजातियों को जो इंसान के लिए खतरा है या तो उन्हें कंट्रोल करना या ख़त्म करना। इसके बाद आता है हमारा मूवी का अगला पार्ट जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।